हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी के इस वीडियो में आज पढ़ेंगे अपन 7 मई का करंट अफेयर। साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सबको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आप वीडियो को भी ना स्किप करते हुए अंत तक देखें। और गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही गाइज अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है 7 मई के इस करंट अफेयर में, जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। सबसे पहले अपन रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर का, यानी 6 मई 2020 के करंट अफेयर का रिवाइज करेंगे। उसके बाद में 7 मई का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। जेमिनी राय की 133वीं जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? 2 मई 2020 को। सेकंड क्वेश्चन है कल का, वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक टावर विकसित किया गया, तो उस संगठन का क्या नाम है? तो संगठन का नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, किसने एनिमल एंड अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बेनेगर्टा जीवन जैविक उद्यान। बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन है GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ब्लैक होल से संबंधित एक घटना से है। तो ये आपको याद रखना कि ब्लैक होल से संबंधित घटना से कौन सा है? GW190412। बात की जाए फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5655 करोड़ रुपए में जियो में से 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो उसको क्या नाम है? सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ने ही 5655 करोड़ रुपए में क्या खरीदा है? जियो से अपनी जो हिस्सेदारी खरीद ली है। सेवन क्वेश्चन देखिए कल का। सेवन क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक कब हुई थी? 4 अप्रैल में। पहली बार PM मोदी शामिल हुए, यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो उसका क्या नाम था? इल्हाम अली वेव। इल्हाम अली वेव। अब बात की जाए 8वें क्वेश्चन की, तो कल का 8th क्वेश्चन था RV स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो वे क्या थे? पत्रकार, लेखक और इतिहासकार। वो तीनों थे, पत्रकार भी रह चुके थे, वो लेखक भी हैं और इतिहासकार भी। 9वें क्वेश्चन की बात की जाए कल के, तो प्रसिद्ध कवि उनका क्या नाम था? KS निसार अहमद का निधन हो गया। कब हुआ वो निधन? 3 मई 2020 को। तो वह किस भाषा के कवि थे? तो वो किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ये कल के कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आज पढ़ेंगे अपन 7 मई 2020 का करंट अफेयर। तो 7 मई के करंट अफेयर में आपका पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। अब कथन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला कथन आपके पास, रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और वर्तमान की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। कथन भी देख लीजिए। कथन भी है रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.11 वाहक रॉकेट उपयोग करने का लॉन्च करेगा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा आपको देखना है? या पहला सही है या फिर दूसरा सही है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तर A एंड B। उत्तर A और B बोले तो ऑप्शन कौन सा? C। ऑप्शन C राइट आंसर। अब देख लीजिए उसके बारे में कुछ डिटेल से। रूस दिसंबर 2020 तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु तो अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च करेगा। रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और जल आपातकालीन संचार उपग्रह
पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करेगा। साथ में कुछ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इसमें मौसम के पूर्वानुमान से सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनेगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि इससे के बारे में जितनी डिटेल बताई आपको पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया गया है। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को, जो विदेशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको वापस इन भारत में लाने के लिए कौन से ऑपरेशन का संचालन किया गया है, उसका नाम बताना है। तो आप पहले खुद से सोचिए, गुडविल ऑपरेशन है वो, लोक कैन ऑपरेशन है, समुद्री सेतु है, या फिर निकासी सेतु है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री सेतु। कौन सा होगा? समुद्री सेतु। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं अपन। भारतीय नौसेना ने विदेशों से फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देश के प्रयासों को एक भाग के रूप में समुद्री सेतु ऑपरेशन क्या किया, शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को निकासी हेतु करने के लिए INS जलस्वा और मांगर के मालदीव में मालदीव बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश जिसने हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की है। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इजराइल। तो अब देख लीजिए इसके बारे में कुछ डिटेल से। 5 मई को इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की है। इस संस्थान द्वारा विकसित मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने के लिए सहायक होगी। एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडोट हो सकता है जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके आप एग्जाम स्टडी के नाम से सर्च कीजिए, आपको इस टाइप का लोगो मिलेगा, वहाँ से मेरे से जुड़ सकते हो। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे से जुड़ सकते हो। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान करने का फैसला लिया है और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी गई है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, बताइए कौन, आप खुद से सोचिए पहले। कतर होगा, ईरान होगा, ब्राजील होगा, या फिर सऊदी अरब होगा। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ईरान। क्या होगा? ईरान। ईरान की मुद्रा रियाल थी जो अब क्या कर दी गई है? तोमान कर दी गई है। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 10,000 रियाल थे उनके बराबर अभी एक तोमान होगा। मतलब अपनी मुद्रा से 4 शून्य हटा दिया है। अपनी मुद्रा से कितने शून्य हटा दिया? 4 शून्य हटा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंध के चलते हुए मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया कि जो अमेरिकी जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसके ऊपर, जो उसमें गिरावट आ रही थी, उस सब को रोकने के लिए ये सब उनको फैसला लिया गया है। दरअसल रियाल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,56,000 रियाल तक पहुंच गया था। और कुछ और डिटेल देख लीजिए, क्यों गिरा रियाल ये भी देख लीजिए, रियाल गिरने की वजह क्या थी। तो फॉरेन एक्सचेंज वेबसाइट के मुताबिक ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 1,56,000 के स्तर पर काम कर रही थी। ईरान में 4 शून्य हटाने को लेकर 2008 में चर्चा चल रही थी। 2008 से ये चर्चा चल रही थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2015 में हुई न्यूक्लियर डील से हटाने का फैसला लिया था। इसके बाद अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए थे। किसके ऊपर लगाए? ईरान के ऊपर, जिसने ईरान की मुद्रा में 60% तक गिरावट आ गई थी। अमेरिकी और ईरान के बीच तनाव इस वक्त बढ़ गया था जब अमेरिका में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर मिसाइल दागकर हत्या कर दी गई थी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करते रहिए। फेड कप हर्ट पुरस्कार, फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी? तो गाइस आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा? सानिया मिर्जा। देखो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आप मैं जो प्रत्येक क्वेश्चन बोलूँ उसके साथ जैसे 4 ऑप्शन होते हैं खुद से सोचा करो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको जो इमेज में दिख रही है कौन सी है? सानिया मिर्जा। तो अब इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए।
30 अप्रैल 2020 को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी? सानिया मिर्जा। और हर्ट पुरस्कारों के विजेता का फैसला प्रशंसकों की ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर होगा, जो 1 मई से 8 मई तक चलेगी। यह फेड कप हर्ट जो पुरस्कार है, इसका कौन सा सत्र है? ये 11वां सत्र है। सानिया ने हाल ही में 4 साल बाद फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की है। दर्शकों के बीच अपने 11 महीनों के बेटे, उनका बेटे का क्या नाम है, इजहान की मौजूदगी में सानिया ने भारत की ओर से पहली बार फेड कप में क्या लिया? भाग लिया। और आपको बता दें, सानिया मिर्जा को एशिया आसियाना के क्षेत्र में इंडोनेशिया की प्रिक्सका मेडिलियन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो गाइज आप लोगों को पता होगा, कोविड-19 की वजह से बहुत खेल स्थगित कर दिए गए हैं। उनमें से एक है राष्ट्रमंडल युवा खेल, और इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2023। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ओलंपिक के बाद इसकी तारीख को टकराव को हो रहा था कि जो टोक्यो ओलंपिक था, तो दोनों एक साथ होने की वजह से इनकी जो डेट थी उनमें टकराव हो रहा था। इस वजह से अभी इसको पोस्टपोन करके 2023 कर दिया गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक को बीते दिनों कोविड-19 महामारी के के लिए 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है कि ये पहले 2020 में होने थे, अब टोक्यो ओलंपिक 2021 में होंगे और उसी टाइम राष्ट्रमंडल खेल होंगे, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इस वजह से राष्ट्रमंडल खेल को आगे पोस्टपोन कर दिया गया 2023 में, और 2021 में क्या होंगे? टोक्यो ओलंपिक। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन स्टॉकलैंड में वर्ष 2000 में किया गया। सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेल कब खेला गया? स्टॉकलैंड में खेला गया। कब? 2000 में खेला गया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए आयु सीमा निर्धारित है, कितनी है? 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष के बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आप लोग। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे होगी? सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होगी। पहले कहाँ पे होनी थी? भारत में। लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पहली बार भारत में होनी थी, लेकिन इसका टाइम पे फंड नहीं चुकाने के कारण अब इसकी जो मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को दोबारा सौंप दी गई है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 दिसंबर के मध्य होंगजाओ कहाँ पे होगा? चीन में होगा। कौन से? 19वें एशियाई खेल का आयोजन। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2022 को होंगजाओ चीन में ही होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पैरा ओलंपिक गेम 2020 अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक होंगे? 24 अगस्त से 5 दिसंबर 2021 में। ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको भी स्थगित कर दिया गया है। अब ये कब होंगे? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को होंगे। और कहाँ पे होंगे ये गाइज? ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक होंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में अपना क्वेश्चन है, 5 मई 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो गाइस देखिए, विश्व अस्थमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी तीनों दिवस कब मनाए गए हैं? 5 मई 2020 को मनाए गए हैं। तो अब देख लीजिए इनके बारे में डिटेल से। विश्व अस्थमा दिवस, ये देख लीजिए पहले आप, हर साल मई के पहले मंगलवार को, ये ध्यान होना चाहिए कि हर साल जो मंगलवार होता है मई का पहला, तो उसको मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई 2020 को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल करने के जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की इसकी थीम क्या थी? एंड अप अस्थमा डेथ। एंड अप अस्थमा डेथ इसकी क्या है? थीम है। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। विश्व अस्थमा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1998 से। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अब बात करूं मैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, तो इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया है, जिसकी थीम इस बार क्या थी? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स।
अब देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाई डे, यह भी विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाई डे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाई डे घोषित किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में अपना क्वेश्चन है, किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको सही आंसर देखना है। इनमें से ऑप्शन 4 दे रखे आपको, तो गाइस इसका सही आंसर होगा दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ये तीनों पत्रकार न्यूज एजेंसी के एशियोटिक प्रेस के हैं। और आपको भी पता होना चाहिए यह अवार्ड कश्मीरी घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 370 जो अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर में जितनी घटना हुई थी उन सबको दर्शाने में इन तीनों की मुख्य भागीदारी थी, इसीलिए इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। अनुच्छेद 317 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा और लॉकडाउन की स्थिति रही। ऐसे हालात में कश्मीर के तीनों फोटोग्राफरों ने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया। आनंद जो आनंद है जम्मू में रहते हुए, यासीन और मुख्तार श्रीनगर के निवासी है। बात की जाए आनंद कहाँ के, तो जम्मू के, जबकि यासीन और मुख्तार कहाँ के हैं, वो है श्रीनगर के। चन्नू आनंद 20 सालों से एपी के साथ काम कर रहे हैं। एपी एक न्यूज चैनल उसका नाम है। और आपको ये पता होना चाहिए क्या है पुलित्जर पुरस्कार। अब आपको पुलित्जर पुरस्कार के बारे में डिटेल से बता दिया जाता है। तो यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी और हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो गाइस आप खुद सोच लीजिए, $15,000 $1 होता है 71 से 72 रुपये के बीच में। तो अब देख लीजिए $15,000 दिया गया है, तो आपको कितने पैसे उनको दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद की लोक सेवा समिति को पुनर्गठन करके किसको अध्यक्ष के रूप में नामित किया। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिए आप लोग। वह लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और इस समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है, जो विपक्ष का नेता उसी के पास रहता है। कमेटी के अन्य 19 सदस्य भी बनाए गए हैं जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। समिति का कार्यकाल एक वर्ष जो मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए लोक सेवा समिति क्या होती है। इसका काम सरकारी खर्चों में खातों में जो जांच करना होता है, जितने भी सरकारी कामकाज होती है उनकी जांच करनी होती है। जांच का आधार नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश होती है और जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यक नहीं होती लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। और सरकार जो संसद में कार्यकारी नोट्स भी रखती है। जैसे मनमोहन सरकार में कोल स्कैम और 2G स्कीम की रिपोर्ट पर PCS ने कड़ा रुख अपनाया था। जो लोकलेखा जो परीक्षक है उसी के दिन हुआ था वो सब कुछ। और इसी समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का होता है। विपक्षी दलों की जो राय होती है लोकसभा अध्यक्ष इसी समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। जो भी विपक्ष के दलों की जो राय होती है उसके लिए जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वो इसी समिति के अध्यक्ष को चुनता है। साथ में आपको भी पता होना चाहिए इस समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जोड़े का मिलान कीजिए। कश्मीर, मणिपुर, गोरखपुर, तमिलनाडु। तो इनका मिलान इनसे कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा उत्तर DABC। कहने का मतलब हुआ ऑप्शन कौन सा होगा, DABC। बोले तो ऑप्शन नंबर 2। तो अब देख लीजिए आप लोग। कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही इसमें औषधीय गुण होते हैं। कश्मीरी केसर खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों जिनमें पुलवामा, बडगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया और श्रीनगर शामिल है में की जाती है। आपको पता होना चाहिए केसर की खेती इन जो इलाके मैंने अभी नाम बोले इन सब में की जाती है। तो आपको भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कश्मीर के कौन से इलाकों में केसर की खेती की जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। विश्व में कश्मीरी केसर एक ही मात्र ऐसा केसर है जिसमें इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन चुका है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उगाने जाने वाला कौन सा राज्य बन चुका है, केरल बन चुका है। और केसर की खेती विशेष प्रकार से केरवा मिट्टी में की जाती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केसर की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है, तो उससे आंसर क्या होगा, केरवा मिट्टी। कश्मीरी केसर 3 प्रकार का होता है, लच्छा केसर,
मोंगेरा केसर और गुच्ची केसर। तो केसर आपको टाइप पता चल गया, 3 टाइप के होते हैं। ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ईरान है जो विश्व में सबसे बड़ा यह केसर का उत्पादन है। और भारत में बात की जाए तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत केसर उत्पादन में ईरान का करीबी प्रतियोगी है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को निर्यात बाजार में मदद मिलेगी। तो अब जीआई टैग मिल चुका है कश्मीरी केसर को, तो अब इसकी बाजार में डिमांड बढ़ चुकी है। तो कदलाई मितलाई एक मूंगफली की डंडी है, जो कैंडी है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में उगाई जाती है। चाक हाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों से पुरानी कला है, जिसमें यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी के लिए आकृति बनाई जाती है। तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है और इसकी अब बाजार में डिमांड बन चुकी है। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में गाइज आपको इसी तरीके के डेली नॉलेज से करंट जीके पढ़ाई जाएगी, और आपको स्टैटिक जीके के किस टाइप के टॉपिक चाहिए मैं उसको फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।